Hello and welcome to the YouTube channel of Sathagat IAS. Previously, we have discussed various things related to public administration, such as this. In the first lecture, we discussed syllabus of public administration. In the next few lectures, we discussed the definition of administration as well as public administration given by various thinkers. And in the last lecture, I discussed the nature of public administration, in which two views were discussed: integral view and a managerial view, a broader view and a narrower view about public administration, in which we basically understood the scope of public administration, the characteristic features of the public administration. In this particular lecture, I am going to discuss the new bit, significance of public administration. As you might remember, in the first lecture, in the introductory lecture, I discussed, I given you a brief discussion about, a brief introduction about significance of public administration. In the sense that I told you कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसका आपके साथ जो रिलेशन है फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब बर्थ से लेकर डेथ तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक ह्यूमन बीइंग का इंटरफेस रहता है। साथ साथ आज इसी चैप्टर के अंदर कुछ आगे की चीजें, कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टच करता है, कौन से वो एस्पेक्ट्स है, उनके बारे में हमने चर्चा करनी है। इसमें जो अपना लेक्चर का आज का फॉर्मेट रहेगा, थोड़ा सा एक एडिशन, एक वैल्यू एडिशन डालने की कोशिश की गई है, ताकि आप एक प्रॉपर एग्जांपल्स, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स देके सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बराबर से समझा पाओ, या फिर आप खुद पहले समझ जाओ और आंसर जब आप लिखेंगे एग्जाम के अंदर तो आप बराबर ढंग से समझा पाओ। सो बेसिकली कमिंग टू द टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, significance can be divided into three headings. Significance of public administration, a political life, political significance of public administration, social life and economic life. That is सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल लाइफ अपन बोल सकते हैं। तीन एस्पेक्ट्स में सिग्निफिकेंस हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डिस्कस कर सकते हैं। अब सोशल लाइफ की जहां तक बात है, देयर आर सम सोशल रिजिडिटीज इन द सोसाइटी, इन एनी सोसाइटी, नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, but we can see racial discrimination in USA, we can see caste discrimination in India, we can see some discrimination based on religion also. तो ये सारी जो सोशल रिजिडिटीज है, सोशल बैकवर्डनेस है, ये समाज में, हर एक समाज में, भारत का ही नहीं बल्कि डेवलप सोसाइटी के समाज में भी ये सारी चीजें जो होती है थोड़ी बहुत हमें देखने को मिलती है। बस वैरिंग डिग्री के साथ ये चीजें जो है देखने को मिलती है। कुछ सोसाइटीज ऐसी हो सकती है जहां पे भारी मात्रा में डिस्क्रिमिनेशन है रेस के आधार के ऊपर, एकदम जेनोसाइड किया जा रहा है, जैसे कि हिटलर के जर्मनी में। लेकिन आज की डेट में वैसी चीजें इतना एक्सट्रीम लेवल तक हमें देखने को नहीं मिलती। कुछ हियर एंड देयर जरूर चीजें होती है, जैसे कि रोहिंग्या मुस्लिम्स के बारे में आप जानते होंगे कि रखीन स्टेट जो म्यांमार के अंदर अपना नेबरिंग देश, उसके अंदर रोहिंग्या के साथ जो हुआ, एक प्रकार से एथनिक क्लिनजिंग जैसी चीजें होती हुई घटती है, आज भी हम देखते हैं। तो ये सारी चीजें बड़ी कॉमन हमें देखने को मिलती है। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स हर एक समाज के अंदर होते हैं। कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे कि मान लो आज का जो हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा सोसाइटी के बेसिक फीचर्स में आता है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपके समाज का क्वालिटी ऑफ लाइफ किस प्रकार का है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ की जब हम बात करते हैं तो बेसिक चीज आती है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ तब बढ़ेगा जब आपका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है। एक देश के अंदर अगर पर कैपिटा इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली वो रूपांतरित हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, लाइफ को बढ़ाने में। अब बार बार जो टर्म आ रहा है भाई, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या है क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब? ये अगर जैसे मान लो आज की डेट में आप मारुति 800 ओन करते हैं, मारुति 800 में आप चलते हैं, फोर व्हीलर तो है आपके पास, लेकिन आपके एस्पिरेशंस शायद उससे संतुष्ट आप नहीं होंगे। आपके एस्पिरेशंस बड़े हैं, आपकी इच्छाएं, आकांक्षाएं बड़ी है, तो शायद हो सकता है मारुति 800 से आप आगे का स्टेप लेना चाहोगे, कोई होंडा सिटी वगैरह खरीदने की कोशिश करोगे, या फिर आप बलिनो का सपना देखते होंगे। बलिनो लिए आपने, उसके बाद आप और बड़ा कोई एसयूवी वगैरह का सपना देखते होंगे। तो क्या है कि ये सारी चीजें, जैसे भी जो भी नीड्स होती है, वांट्स होती है, ये एक बेसिक, हर एक इंडिविजुअल के लिए, हर एक हाउस होल्ड के लिए ऐसी इस प्रकार की बेसिक नीड्स, बेसिक नेसेसिटीज हम देखने को मिलती है। अब कुछ लोगों के लिए जो नीड्स होती है, किसी की मान लो वांट्स हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जो वांट्स है वो बेसिकली किसी के मतलब नीड्स हो सकती है। दो चीजें मैं बार बार यूज कर रहा हूं, नीड्स और वांट्स। थोड़ा सा इकोनॉमिक सेंस में अपन जा रहे हैं, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। अब जरूरत और इच्छाएं, अगर मान लो जरूरत, अगर बेसिक हम चीजें देखते हैं तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन बेसिक नेसेसिटीज हमें देखने को मिलती है। वहीं पे अगर वांट्स की बात करें तो वांट्स में जनरली लग्जूरियस आइटम्स आते हैं, जिससे हमें लगता है हमारा लाइफ जो है और इजी हो रहा है, ठीक है।
जैसे अगर मान लो आपका फैन से काम चल जाता है, फैन अगर आपको एक गर्मी के मौसम में ठंडा रखने के लिए फैन काम आता है, तो आपको नहीं, आपको भी थोड़ा सा पैसा आपके जेब में ज्यादा आ गया, तो आपको लगता है कि नहीं नहीं अभी फैन से भी मेरे को गर्मी हो रही है, फैन से मेरे को आवाज आ रही है, इरिटेशन हो रहा है, तो आप एसी की तरफ चले जाते हैं, आप एसी खरीदते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये बेसिकली क्या है, हर एक इंसान अपने अंदर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर अगर देखा जाए तो एक अपना इनकम बढ़ाने की कोशिश हमेशा उसकी रहती है कि हम क्या है कि हमारा जो आय है, इनकम है, वो बढ़ता जाए ताकि हम अपनी जो जरूरतें हैं, अपनी जो इच्छाएं हैं, उनको पूरा कर सके, अपने ऊपर डिपेंडेंट लोगों की इच्छाओं को, जरूरतों को पूरा कर सके। हर एक इंडिविजुअल का इंडेवर होता है। अब ये इंडेवर कब कंप्लीट होगा, जब आपका इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने के बिना आप इन सारी चीजों की ना तो इच्छाएं रख सकते हैं, इच्छाएं रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, बट वो इच्छाएं अगर ऑलो है और उसके लिए कुछ प्रयास ही नहीं करा जा रहा, तो फिर ऐसी इच्छाएं जो है टाइमली ना तो कंप्लीट हो पाएगी आपकी, ना तो आपके ऊपर डिपेंडेंट लोगों की। तो जब आपका इनकम बढ़ता है, आप उसके लिए कुछ प्रयास करते हैं, आपके पास कुछ स्किल्स होगी, कुछ एजुकेशन होगा, उसके आधार के ऊपर आप बेसिकली मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट सीख करते हैं। अगर एक लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है तो आप हमेशा वहां पे भी ग्रोथ चाहते हैं, जो आपका आज का सैलरी है शायद हो सकता है कि आप इच्छा रखते हैं 6 महीने बाद और बढ़ जाए। अब ये क्यों चाहता है, हर एक इंडिविजुअल इस प्रकार की चीजें क्यों चाहता है, तो अपने जीवन स्तर को, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने की कोशिश करता है। और वही चीज मैं बार बार बोल रहा था वहां पे इकोनॉमिक लाइफ के अंदर कि भाई क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए हर एक इंडिविजुअल का प्रयास होता है। और वहीं अगर गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, सरकारों की बात करते हैं, तो सरकारों का भी यही प्रयास रहता है कि जो सिटीजन्स है, जिन सिटीजन्स के वोट के कारण आप वहां पे बैठे हैं, सरकार चला रहे हैं, तो उन सिटीजन्स का क्यों ना क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास वहां पे किए जाए। ये एंडेवर हर एक सरकार का होता है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार। अब क्या है कि ऐसा अगर मान लो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना है, लोगों का इनकम बढ़ाना है, तो यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का एक महत्वपूर्ण रोल रहेगा, सिग्निफिकेंट लीडरशिप का एक रोल हमें देखने को मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। कैसे, तो जैसे मान लो अगर टैक्स अथॉरिटीज अपनी बराबर से काम कर रही है, टैक्स मतलब जैसे जीएसटी ऑफिसर्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, अगर ये अपना ढंग से काम, प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं, तो हमारा टैक्स कलेक्शन जो है, या फिर गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ सकता है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ता है तो हो सकता है कि गवर्नमेंट के पास जो खर्च करने के लिए पैसा चाहिए रहता है, वो एक्सपेंडिचर के लिए पैसा गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। और अगर गवर्नमेंट के पास एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा आता है, तो वो अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स में उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। इन्वेस्ट करने से, करना बोलने से अच्छा कि लोगों के विकास काम के लिए बोलो या फिर वेलफेयर के लिए वो पैसा वहां पे यूज हो सकता है। तो कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो हर एक का रोल है। मैं बस थोड़ा सा इनकम टैक्स अथॉरिटीज के बारे में, जीएसटी ऑफिसर्स के बारे में बोला यहाँ पे, लेकिन अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हटाने की बात हो, साथ साथ लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की बात हो, बिजनेस एनवायरनमेंट को एक कंजेनियल बिजनेस, जो भी अपने बिजनेस चलाने वाले लोग हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसको एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की बात हो, एक्सेसिव रेगुलेशन की जगह पे एनेबलिंग रेगुलेशन प्रोवाइड करने की बात हो, इस प्रकार का एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम, एक कंजेनियल इकोनॉमिक इकोसिस्टम बनाने का जो जिम्मा होता है एक कंट्री के अंदर, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज के ऊपर होता है। और जब ये अपना प्रभावी रूप से, सही ढंग से काम करते हैं, अपने दायित्व जब ये निभाते हैं, तो हमें देखने को मिल सकता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों का जो है वो जीवन स्तर में सुधार हमें देखने को मिल रहा है। तो सोसाइटी के अंदर जो भी रिजिडिटीज है, जो भी कमियां है एज अ सोसाइटी अपने अंदर, उन कमियां को, खामियों को हटाते हुए आगे बढ़ना, इकोनॉमिक लाइफ में वेलबींग, इकोनॉमिक वेलबींग लोगों का बढ़े, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना, और पॉलिटिकल लाइफ में लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स हो, उनके एक तरीके से पॉलिटिकल अवेयरनेस, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन के अंदर भूमिका निभाना, यहाँ पे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉडली टच करता है। अब इन तीन हेडिंग्स को अपन और भी अलग अलग पॉइंट्स के अंदर वहां पे डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, अब तक अपन क्या समझ रहे हैं कि जैसे एक कलेक्टिव ग्रुप है, वो कलेक्टिव ग्रुप एक पब्लिक गोल को रियलाइज करने के लिए कुछ एक्टिविटी कर रहा है, तो इस चीज को हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते आ रहे हैं। यही चीज हमने अलग अलग थिंकर्स के डेफिनेशन में भी देखी, और हमने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक एक्सप्लेनेशन देखा, उस एक्सप्लेनेशन में भी हम यही चीज समझे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल के बाद फिर अपन आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स जो आईएएस अधिकारियों ने कि एक शानदार काम करके एक देश में उनका नाम हुआ, शानदार काम कुछ इस प्रकार से रहा, कुछ खुद के लेवल के ऊपर कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव्स रहे कि उनको पीएम एक्सलेंस अवार्ड हो, या फिर सिविल सर्विस डे के ऊपर उनको नवाजा गया। तो वो कौन से ऑफिसर्स है? ऑफिसर तो देखिए बहुत सारे ऑफिसर्स है, जिन्होंने देश कैसे आगे बढ़े, समाज कैसे आगे बढ़े, उसके लिए अपना पूरा जान लगा दिया। ऐसे बहुत से ऑफिसर्स है,
अब सारे ऑफिसर्स की चर्चा हम अपने लेक्चर में तो नहीं कर सकते, तो कुछ ऑफिसर जो रिसेंट टाइम में जिन्होंने भारी भूमिका एक डेवलपमेंट में हो, अलग अलग डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में निभाई है, उनकी कुछ चर्चा करेंगे तो शायद आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स है, उनके इनिशिएटिव से, उनके इनोवेटिव आइडियाज से कैसे देश बदल सकता है, कैसे समाज बदल सकता है, और कैसे वो समाज जो है एक डेवलपमेंट रोड मैप के ऊपर, डेवलपमेंटल उस पाथ के ऊपर कैसे पेस के साथ आगे दौड़ सकता है, इसकी बेसिक चर्चा करेंगे। पहला नाम प्रसंत नायर जी, इनका जो कैडर है, केरला कैडर के अफसर रहे कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट के अंदर, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स वहां पे चालू किए, काफी पॉपुलैरिटी इस कलेक्टर की, इस आईएएस अफसर की वहां पे हुई, कलेक्टर ब्रो करके काफी फेमस हुए उस कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में। आज की डेट में एक सक्सेसफुल आईएएस अधिकारी के तौर पर भूमिका अपनी निभा रहे, समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऑपरेशन सुलेमानी हो या फिर मान लो तेरे मेरे बीच में का प्रोग्राम हो, यो अपुप्पा करके प्रोग्राम हो जिसके अंदर डिसेबल हो या फिर एल्डरली पॉपुलेशन हो, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, कुछ जो मान लो कोझिकोड बीच का एरिया था उसको क्लीनिंग के लिए प्रोग्राम चलाना, ये इस प्रकार के इनिशिएटिव्स एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जब अफसर लेता है तो इससे समाज जो है वो भारी रूप से, पॉजिटिव रूप से प्रभावित होता है। और जब समाज, मान लो समाज के ऊपर आप एक कोई पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं, समाज के अंदर जो है आप अपना एक क्या वजूद इस्टेब्लिश करते हैं, तो क्या समाज के मन में, सोसाइटी के मन में, लोगों के मन में, आम जनता के मन में एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, प्रशासन के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। और जो जरूरत है आज के समय की, अगर हमें एज ए समाज, एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री हमें अगर डेवलप करना है, न्यू इंडिया बनाना है, तो ये सारी चीजें, इस प्रकार के इनिशिएटिव अपने यंग आईएएस अफसर्स हो या फिर एग्जिस्टिंग आईएएस अफसर्स हो, उनके द्वारा वहां पे चलाए जाने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पोमा टुडू, आईएएस अफसर है, ये भी आईएएस अफसर है उड़ीसा कैडर की। अब इनका जो एक प्रयास रहा है, नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा के अंदर, उस नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्राइबल विलेजेस जिनका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से डिस्टेंस 90 किलोमीटर से अधिक था, बहुत से ऐसे मतलब सेक्लूडेड, आइसोलेटेड विलेजेस हमें इंडियन अपने कंट्री में, अपने देश में देखने को मिलते हैं, जहां पे ना तो कोई मोड ऑफ कन्वीनियंस है, कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट तक आसानी से पहुंच पाओ। ऐसे में इस कलेक्टर ने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर मान लो जो भी उन लोगों के ग्रीवांसेस होंगे, जो भी अड़चने होगी, वो सुनने के लिए ये कलेक्टर खुद उनके गांव तक पहुंचना, मतलब क्या कि गवर्नेंस की जो डिलीवरी है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपके डोर स्टेप तक पहुंच रहा है। अब अगर देखा जाए तो एक एज अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, आपको कोई जरूरत नहीं है कहीं पे जाने की, अगर मतलब अगर बस बाय रूल बाय लॉ अगर देखा जाए, लेकिन इसके लिए क्या लगता है, इसके लिए कुछ एथिकल वैल्यूज आपके अंदर लगती है जो आपको बेसिकली मोटिवेट करती है, आपको वो उस रास्ते के ऊपर, उस एथिकल पाथ के ऊपर चलने के लिए मजबूर करती है। आपके प्रिंसिपल्स होते हैं और उन्हीं प्रिंसिपल्स, उसी एम्पैथिक एटीट्यूड के कारण, कंपैशनेट बिहेवियर के कारण आज हम देखते हैं कि इस कलेक्टर ने वो जो भी ग्रीवेंसेस है वो ट्राइबल विलेजेस के अंदर लोगों के उस ग्रीवेंसेस को सुना, साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रयास किए कि कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, कैसे इन लोगों के बेहतरी के लिए और भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रयास किए जाए। तो इस प्रकार की चीजें अगर मान लो एक अफसर कोई करता है, तो सारे उसके अंदर जो भी काम करने वाले अफसर है, बाकी लोग है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वहां पे पॉजिटिवली मोटिवेट होता है। और जब इस प्रकार की कुछ एक्टिविटीज होती है, वो बाकी उसका भी एक बूमरैंग अपन देखते हैं, या फिर उसका भी एक मान लो इफेक्ट जो होता है वो बाकी डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स के ऊपर भी होता है, और इसी से देश जो है आगे बढ़ता है। अगर मान लो ऐसी अगर बात करते हैं हम पेसिमिस्टिक एटीट्यूड में जाके कि कोई बात नहीं, आप तो अभी तो आईएएस बन गए या फिर मान लो डिप्टी कलेक्टर बन गए, अब तो पूरा जो जीवन का जो भी मान लो अपना गोल था, हाईएस्ट अचीवमेंट हमने अचीव कर ली, ऐसा कोई चीज नहीं होती है। जो ये समझता है कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद तो अब तो असली चैलेंजेस वहां पे शुरू होने वाली है, वही प्रभावी रूप से सही ढंग से वहां पे एथिकल वैल्यूज के आधार के ऊपर और जो रिक्वायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव नॉर्म्स है उस आधार के ऊपर वो काम कर पाता है। और उनमें से एक एग्जांपल ओमा टुडू, जो कि आईएएस अफसर है उड़ीसा कैडर की, नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया जिसके कारण आज के डेट में एक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति वहां के लोगों का ही नहीं बल्कि एक भारत भर में अलग अलग जिनको भी स्टोरी पता है, मोटिवेशन वहां पे मिलता है। नेक्स्ट कहानी है सुरेंद्र कुमार सोलंकी जी, राजस्थान कैडर के ऑफिसर है। राजस्थान कैडर के अंदर डूंगरपुर नाम का जिला, उस डूंगरपुर नाम के जिले में इन्होंने जो इनिशिएटिव चलाया कि सोलार या फिर ग्रीन एंटरप्रेन्योर की जो हम बात करते हैं कि महिलाएं जो थी, कुछ गरीब महिलाएं, बहुत ही कम एजुकेटेड महिलाएं, उनके एसएचजीज बनाने का एक उन्होंने प्रयास किया
IIT बॉम्बे वगैरह के साथ कोलैबोरेशन किया और सोलार लैंप्स वगैरह बनाने के लिए उन्होंने जो मतलब एक तरीके से प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, वो उन्होंने वहां पे शुरू किया, जिसके माध्यम से हुआ ये कि ये जो गरीब महिलाएं थी मान लो, या फिर ये जो लेस एजुकेटेड महिलाएं थी, इनको रोजगार वहां पे मिलने के लिए एंटरप्रेन्योर बन गए। रोजगार तो डेफिनेटली वहां पे मिलेगा, इनके कारण और लोग वहां पे रोजगार मिलना शुरू हो गया। कुछ इस प्रकार के इनोवेटिव आइडियाज जब अपने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर कुछ IAS अफसर हो, डिप्टी कलेक्टर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स हो, ये जब करते हैं तो देश के अंदर एक प्रकार से देश के अंदर, समाज के अंदर, अगर हम बोले समाज के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड निर्माण होता है प्रशासन के प्रति। और जो बड़ा जरूरी है, बार बार मैं बात कर रहा हूं, अपने को अगर एक नए भारत के अंदर तब्दील करना है बोलो, या फिर जो भी आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, जो गोल्स रखे जा रहे हैं, इनको अगर हमने अचीव करना है तो किसी प्रकार का इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव इनिशिएटिव्स इस प्रकार के IAS अफसर को, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स को लेना बड़ा ही जरूरी है। अब अगर इनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की के लिए इन्होंने प्रयास वहां पे किया, और जो अपन प्रीवियस एग्जांपल देखे वहां पे ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए प्रयास हुआ। जो पहले अफसर हमने नायर जो कलेक्टर देखे थे कोझिकोड के, केरला कैडर के अफसर, उन्होंने एक एनवायरमेंटल मतलब एक अवेयरनेस बोलो, या फिर एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के मन में क्रिएट करने की बात हो, क्लीननेस के लिए प्रमोशन हो, वो चीजें वहां पे उस अफसर के द्वारा करी गई। नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू, नेक्स्ट स्टोरी के थ्रू, जो अपने ही मध्य प्रदेश कैडर के अफसर P नरहरी जी, इनके द्वारा बहुत अलग अलग प्रकार के इनिशिएटिव मध्य प्रदेश के अंदर लिए गए हैं। अलग अलग जिलों की कलेक्टर ये रह चुके हैं। जो लाडली लक्ष्मी योजना आपको शायद पता होगी, उस लाडली लक्ष्मी योजना के भी बैकग्राउंड में, उसके मतलब अगर ब्रेन चाइल्ड कहा जाए किसका है, तो ये P नरहरी जी का ही वो ब्रेन चाइल्ड हमें देखने को मिलता है, जिससे काफी सारे बाकी स्टेट्स भी एक फीमेल चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात हो, या फिर जो बेसिकली गर्ल फ्यूचर के लिए उनके एजुकेशनल हो, या फिर इकोनॉमिक जो सपोर्ट देने की बात हो, इकोनॉमिक बैकग्राउंड को बढ़ाने की बात हो, वो चीजें हमें इनिशिएटिव्स P नरहरी जी के इनिशिएटिव्स के द्वारा हमें देखने को मिलती है। बाकी भी जैसे ग्वालियर सिटी के अंदर, ग्वालियर सिटी को बैरियर फ्री सिटी बनाना, कि जो अपने डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उन डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए कि हर एक गवर्नमेंट ऑफिस हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, वो एक्सेसिबल रहे। वो एक्सेसिबल रहे तो मतलब बेसिकली एक्सेसिबल मतलब क्या होता है कि रैम्प्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, कि जहां पे स्टेयर्स होती है, एक डिफरेंटली एबल्ड इंसान उन स्टेयर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो रैम्प्स वगैरह क्रिएट करना, बैरियर फ्री सिटी बनाना, ये दिखाता है कि कितना कंपैशनेट एटीट्यूड एक IAS अफसर के द्वारा वहां पे दिखाया गया। उस ऑर्गेनाइजेशन के भी लोगों का वहां पे, लोगों को भी क्रेडिट जाता है। एग्जाम्पल तो मैं एक एक IAS अफसर का वहां पे आपको दे रहा हूं, लेकिन इसके पीछे भी, इनके साथ भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो बार बार अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये जो भी एफर्ट होती है एक टीम एफर्ट होती है। जो भी बाकी लोग इसके अंदर सहभागी थे, सच में अगर देखा जाए तो एक तारीफ वहां पे उनकी होनी चाहिए, और जब ऐसी तारीफ होती है, ऐसा सम्मान वहां पे मिलता है, तो आने वाले अफसर के जो जनरेशन है, वो जनरेशन भी वहां पे ऐसा काम, ऐसा कुछ प्रभावी काम, इनोवेटिव काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं। और समाज के लिए तो हमें अच्छा काम कर ही रहे हैं, तो समाज का भी एक आउटलुक देखने का जो एक नजरिया है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, वो भी बदल जाता है। तो कुल मिला के जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 4-5 एग्जांपल्स के द्वारा, कि इन IAS अफसरों में कैसे अलग अलग विभिन्न फील्ड में अपने इनोवेटिव आइडिया से कैसे भारत के इस समाज को, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का कैसे डेवलपमेंट हो, कैसे उनका विकास हो, और सर्वांगीण विकास की हम बात कर रहे हैं। जो इनिशिएटिव्स, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स मैंने इंक्लूड करे जो कि बड़ा डिफरेंट बनाए, बड़ा फेमस बनाए, उनको बड़ा सम्मान, मान सम्मान मिला, मेडल वगैरह मिले, अवार्ड्स वगैरह मिले, उन्हीं इनिशिएटिव्स को यहाँ पे कवर किया गया। लेकिन इन IAS अफसर द्वारा बाकी भी इनिशिएटिव वहां पे लिए गए हैं, बाकी भी जगह पे, बाकी भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जब ये लोग आज काम कर रहे हैं, तो अपनी भूमिका वो डेवलपमेंट के इस रास्ते में अपनी एक प्रखर भूमिका बोलो, अपना एक प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सौरभ कुमार। सौरभ कुमार जो है, ये दंतेवाड़ा के कलेक्टर रह चुके हैं। दंतेवाड़ा तो आपको पता होगा कि जो छत्तीसगढ़ में एक नक्सल अफेक्टेड रीजन है, नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है। उस नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने जाना कि कहीं ना कहीं जो आज की डेट में जो युवा है, वहां का जो यूथ है, वो क्यों नक्सलों को ज्वाइन कर रहा है, क्यों नक्सलों के पास वो जा रहा है, फिर नक्सलों को क्यों अपना पास का मान रहा है, ना कि प्रशासन को। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस, ये कारण हो सकते हैं, या फिर लैक ऑफ करियर अपॉर्चुनिटीज, कि भाई थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, एजुकेशन वगैरह मिल भी गया, तो भी हमें वहां पे काम नहीं मिलता है। तो ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना इनकी करियर काउंसलिंग की जाए, क्यों ना एजुकेशन के प्रति एक एटीट्यूड, एक दृष्टिकोण इन बच्चों का, इन युवाओं का बनाया जाए। और इसके लिए इन्होंने शुरू किया करियर काउंसलिंग के लिए
कि कलेक्टर के साथ लंच लंच विद कलेक्टर नाम का प्रोग्राम सौरभ कुमार जी ने वहां पे दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया। बाकी भी अफसर बैठते थे, बाकी भी अफसर जो है युवाओं के साथ उनको मार्गदर्शन करते थे, उनके साथ बैठते थे। जब देखिए आप किसी बड़े अफसर को वहां पे आज की डेट में मिलते हैं, आपने जीवन में कभी भी किसी भी बड़े अफसर को आप मिले होंगे, शायद हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अफसर को मिलने के बाद ये डिसीजन लिए होंगे कि हाँ हमने अभी पीएससी यूपीएससी की तैयारी वहां पे करनी है। जब आप किसी अफसर को ऐसा मिलते हैं तो अपने आप में एक आपके लिए वो बस मिलना, वो मोमेंट ही मोटिवेशनल मोमेंट होता है। किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी मान लो फंक्शन में वगैरह आपने कोई अवार्ड आपको मिला हो किसी कलेक्टर वगैरह के हाथ से, आईपीएस अधिकारी के हाथ से, या फिर कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर के हाथ से, तो आपको वो जो पल होता है वो आप उसको चेरिश करते हैं, आप उसको जीवन भर याद रखते हैं। और शायद हो सकता है कि वैसे ही कुछ पल जो है आपको मोटिवेट करते हैं एक अफसर बनने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए। और आप देखिए कि ऐसा युवा जो कि बेसिकली नक्सल अफेक्टेड उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहा है, वहां पे वो जी रहा है, और उसको अगर इस प्रकार का इनिशिएटिव वहां पे मिले, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म वहां पे मिले कि हाँ कलेक्टर के साथ लंच करेंगे और साथ साथ जानेंगे क्या बोल रहे हैं उसको समझेंगे, तो भारी मात्रा में एक मत परिवर्तन, मन परिवर्तन युवाओं के बीच में हो सकता है। अब मुझे अगर बताइए कुछ जरूरत थी क्या सौरभ कुमार जी को इस प्रकार का इनिशिएटिव लेने की? अगर हम एक न्यूट्रल ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करें, न्यूट्रल ब्यूरोक्रेट के बारे में बात करें, या फिर एक ऐसे ब्यूरोक्रेट के बारे में जिसका एटीट्यूड है कि चलता है, कोई दिक्कत नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो कोई सैलरी तो नहीं कटने वाली, अगर ये नहीं करते हैं तो कोई मान लो आपको पद से तो कोई निकालने नहीं वाला। लेकिन ऐसे जब इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव इनिशिएटिव्स आप जब लेते हैं, तो ना बस उस लोकल लोगों के मन में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है, बल्कि उसका जो एक इफेक्ट होता है बाकी एरियाज में और बाकी स्टेट्स में, वो भी एक बड़ा लार्जर इंपैक्ट वहां पे कर जाता है। आगे आने वाली जनरेशन जो है, भले ही अफसर बनने के उन्होंने कोई सपना ना देखा हो, लेकिन एज अ सिटीजन भी आपको एक मोटिवेशन वहां पे मिलता है जब ऐसी स्टोरीज आप वहां पे सुनते हैं। और ये कौन है? ये सारे जो अफसर की मैंने बात करी, ये सारे के सारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अफसर है। अब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अगर हम बात करते हैं, तो एक स्टील फ्रेम है, अगर एक बैकबोन है कंट्री के प्रशासन का। आपको दिखेगा हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मिनिस्ट्री के सेक्रेटारिएट में ये जो आईएएस अधिकारी जो होते हैं, ये अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका वहां पे निभाते हैं। पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, पॉलिसी इवैल्यूएशन, हर स्तर के ऊपर पॉलिसी की एक महत्वपूर्ण भूमिका आईएएस अफसरों की होती है। और मैं बस ये नहीं बोल रहा हूं कि बस इन्हीं की भूमिका होती है, बाकी भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाकी भी अलग अलग सेवाओं के अधिकारी होते हैं। बस ये इसलिए क्योंकि इनका एक रोल, इनको एज अ रोल मॉडल आप वहां पे देख सकते हैं, एज असली हीरोज आप इनको देख सकते हैं। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए असली हीरोज है। मतलब हीरोज अगर चुनते हैं, तो हीरो चुनना भी एक अपने आप में बात होती है कि एक अगर फिल्म के हीरोज आप चुन रहे हैं, वो आपके आइडल है, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं चलो ठीक है, आइडल है कोई बात नहीं, आप उनकी पूजा ही करोगे तो शायद हो सकता है उनके उन्हीं के वैल्यूज को वहां पे आप अनुकरण करोगे। अब कुछ ऐसे हीरोज है, कुछ ऐसे एक्टर्स है जिनके वैल्यूज का अनुकरण करोगे तो शायद आपको जेल वेल जाना पड़ सकता है। तो ऐसा आइडल्स चुनना, रोल मॉडल्स चुनना, हीरोज चुनना अपने आप में एक वो भी एक बात होती है। ये मैं आपके लिए कुछ वहां पे एग्जांपल्स दिया हूं। एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप एस्पायरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आप इनको वहां पे इनके वैल्यूज को देख के, इनके काम को देख के प्रभावित तो जरूर आज आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपको मिला भी होगा, और आप भी एक आगे चल के कुछ इस प्रकार का काम करके एक देश के लिए बोलो, या फिर आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं उस एरिया में आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ लोगों का जो देखने का नजरिया है उसको पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। अब ये जो भी आईएएस अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, इन्होंने अपने लेवल के ऊपर कुछ इनोवेटिव आइडियाज वहां पे लिए। अब ये दिखाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शुमार ये जो टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स है, जिनका मैनेजरियल रोल बेसिकली होता है, डायरेक्टिंग रोल होता है, ये जब इस प्रकार की ग्राउंड लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल की हकीकत जान के उनके लिए कुछ प्रयास करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमिक लाइफ हो, एनवायरमेंटल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, हर एक आपके लाइफ के एस्पेक्ट को वहां पे टच करता हुआ दिखता है। अगर हम बात करते हैं पहले एग्जांपल की, जो अपने कोझिकोड के कलेक्टर थे, उन्होंने एनवायरमेंटल अवेयरनेस फैलाने का काम किया। जो अपनी उड़ीसा कैडर की नौपाड़ा डिस्ट्रिक्ट की जो कलेक्टर थी, टूडू जी, उन्होंने एक तरीके से अपने बर्ताव के द्वारा एम्पैथी, कंपैशन दिखा के लोगों के मन में प्रशासन का इमेज और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की, स्ट्रेंथ देने की उसको कोशिश करी, लोगों के प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करी कि क्या ग्रीवेंसेस है, उस ग्रीवेंसेस को सुने, प्रशासन को लोगों के द्वार तक पहुंचाने का काम जो है उस कलेक्टर ने वहां पे किया। अगर हम सौरभ कुमार जी की बात करते हैं, तो इन्होंने यूथ को एक तरीके से, यूथ एम्पावरमेंट कैसे हो, एक ऐसे बैडली अफेक्टेड, एक ऐसे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जिस डिस्ट्रिक्ट में है, जो एक रेड कॉरिडोर का पार्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने उस यूथ के मन में प्रशासन की एक इमेज बनाने की काम करा
उन्होंने एक तरीके से उस यूथ को, उनका जो डायरेक्शन चल रहा था, जिस पथ के ऊपर वो चल रहे थे, शायद आगे चल के वो नक्सल बनते, उनको प्रिवेंट किया, उस चीज को उन्होंने प्रिवेंट किया। और एक्टिविटी छोटी छोटी होती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है आगे चल के अगर मान लो आपने एक व्यक्ति का भी जीवन वहां पे तब्दील किया, चेंज किया, तो आपके लिए एक सक्सेस है बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, बीइंग ए आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको इन सब एग्जांपल्स के माध्यम से ये बताना चाह रहा था कि कैसे एक अफसर की, कैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी की, ऑर्गेनाइजेशन की, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज लोगों के अलग अलग लाइफ को, सोशल लाइफ को, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल लाइफ को कैसे चेंज कर सकती है, कैसे एक तरीके से टच कर सकती है। और भी कई सारे एग्जांपल्स आप वहां पे देख सकते हैं, कई सारे एग्जांपल्स आप सर्च कर सकते हैं। इनके आप डायरेक्टली एग्जाम में आपके लिए एक वैल्यू एडिशन हो जाएगा कि जब भी सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात आएगी, 11 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के तौर पर आप एक आध दो अफसर के नाम वहां पे लिख सकते हैं, उनके द्वारा चलाए गए कुछ इनिशिएटिव की आप वहां पे चर्चा जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 3 मुद्दे मैंने शुरुआत में बताया आपको कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, और फिर इन एग्जांपल्स के द्वारा बताने की कोशिश करी कि कैसे अलग अलग एस्पेक्ट्स को, इंसान के अलग अलग एस्पेक्ट को जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन छूता है। नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि थ्योरी जो है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक पॉइंट वाइज बात करेंगे कैसे, और मतलब इसको इलेबोरेट करा जाए, जो भी अपना एक टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सरदार पटेल जी ने जो कहा कि सिविल सर्विस जो होती है वो स्टील फ्रेम होती है, एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स होता है सोसाइटी के लिए, एक तरीके से पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉवर्टी रिमूवल में इसका एक रोल है, अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करने में, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे अपना प्रभावी रोल निभाता है। तो उसी की चर्चा बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, समझेंगे डिटेल में कि महत्व जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो क्या है। और जब महत्व समझेंगे तो आपको और थोड़ा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में एक आइडिया, अच्छे से आइडिया आ जाएगा, क्योंकि अब तक अपन ने थोड़ा सा और थ्योरी देखा है, अब थोड़ा सा हम प्रैक्टिस में उतर रहे हैं कि सिग्निफिकेंस, महत्व जब जान रहे हैं तो अपन थोड़ा प्रैक्टिकल वहां पे बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग जोन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इस सब यूनिट से वहां पे शुरू होता है। ठीक है, अब मान लो आपने जो ये लेक्चर देखा होगा, अभी पूरा देखा ही होगा आपने, तो जो पहले के अगर मान लो मिस हो गए होंगे लेक्चर्स, तो पहले के 2 लेक्चर्स अपने, पहले के 2 नहीं 5-6 लेक्चर्स अपने डले हुए हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की डेफिनेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डेफिनेशन हो, एक्सप्लेनेशन हो, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, उन वीडियोस को आप जरूर देखिए, एक कंटिन्यूटी वहां पे मेंटेन करके रखिए। अगले लेक्चर में मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, साथ साथ मॉडल आंसर भी उसका मैं दूंगा कि किस प्रकार से जो है लिखान कैसा होगा, या फिर किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस यूनिट 5 में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।